खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। बिहार के बगहा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत को कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता है। भारत के जवानों ने पाकिस्तान में आतंकियों को घुसकर मारा है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अयोध्या और सीतामढ़ी को जोड़ने वाले एक मार्ग का निर्माण कराने की बात कही है और कहा कि उसका नाम जानकी मार्ग रखा जाएगा। पुलवामा में आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत के जवान गए थे। हमारा एक विंग कमांडर पाकिस्तान में फंस गया था, उसको 24 घंटे के अंदर सुरक्षित वापस लाने के बारे में जब पाकिस्तान से कहा गया और पाकिस्तान के अंदर इस पे चर्चा हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही थी। पाकिस्तान का जो थल सेना का प्रमुख था वह पैर उसके कांप रहे थे कि कहीं भारत हमला न कर दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालत खराब थी, उन्हें पसीना हो रहा था। पसीना इस बात के लिए हो रहा था कि कहीं भारत हमला न कर दे और पाकिस्तान हमेशा के लिए दुनिया के मानचित्र से समाप्त न हो जाए। यह है भारत का शौर्य और पराक्रम। रामविलास पासवान के निधन को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी सवाल उठने लगे हैं। हम पार्टी ने पासवान के निधन की न्यायिक जांच कराने के साथ ही पीएम को पत्र भी लिख दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की वजह से सियासत चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और ऐसे में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान के देहांत को लेकर सवाल उठाए हैं। कि उनके पिताजी का निधन से क्या हुआ क्या गया उस समय तक हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब पिताजी के मूर्ति पर माला चढ़ा करके अगरबत्ती दिखला रहे थे तो आप लोग भी देखिएगा वो हंस रहे थे। तो जिनके पिता से तुरंत ही इंतकाल किए और उनका अगरबत्ती दिखलाने के समय में हंसने का क्या उचित है? इसका मतलब कि उनके पिताजी का जो निधन हुआ है उससे उनको कोई दुख नहीं है। एक दूसरा पॉइंट है कि उनका निधन अस्पताल में 2 या 3 दिन पहले हो चुका था, लेकिन इस बीच में वो पत्र लिखे पत्राचार लिखते रहे और क्या क्या बात करते रहे और समाचार उनका निधन का प्रकाशित नहीं होने दिए। हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने इस मामले में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिर चिराग पासवान रामविलास पासवान से जुड़े कौन से राज को छुपा रही हैं। ये देश जानना चाहता है। इसके अलावा मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने रामविलास पासवान के देहांत के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है देश के बड़े दलित नेता और मंत्रिमंडल के सदस्य रहे रामविलास पासवान का कुछ दिन पहले देहांत हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। पत्र में कहा गया है एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान उनके अंतिम संस्कार के दूसरे ही दिन एक शूटिंग के दौरान न सिर्फ हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए बल्कि शूटिंग भी की। ऐसे में रामविलास जी के प्रशंसकों और परिजनों के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। दानिश रिजवान ने पत्र में कहा कि किसी केंद्रीय मंत्री के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आखिर किसके कहने पर अस्पताल प्रशासन ने रामविलास पासवान का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया। आखिर किसके कहने पर अस्पताल प्रशासन ने रामविलास पासवान से सिर्फ 3 लोगों को ही मिलने की इजाजत दी थी। ऐसे कुछ सवालों को लेकर हम पार्टी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है और पूछा है कि कई सवाल हैं जिनका जवाब रामविलास पासवान के परिवार के साथ साथ उनके प्रशंसक भी जानना चाहते हैं। साथ ही पासवान के निधन की न्यायिक जांच की भी मांग की गई है।
कि मेडिकल बुलेटिन उनके बारे में क्यों नहीं निकला। ये 3 सवाल का जवाब जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि इन तीनों सवाल का जवाब मिल सके। तो ऐसा क्यों किया गया कि राजनीतिक ऐसा किया गया कि नहीं किया गया, अब ये तो इंक्वायरी मांग रहे हैं, इंक्वायरी होने के बाद ना पूछिएगा। वो अगर कहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है तो क्यों किया गया तब कहेंगे, उस पर कहना प्रीमेच्योर हो। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर जांच की मांग करने वालों को लेकर कहा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए एक पुत्र को अपने पिता के बारे में इस तरीके की बातें जो लोग कह रहे हैं। बहरहाल मांझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि मांझी जी स्पष्ट करें कि क्या मेरी उनसे फोन पे बात नहीं हुई थी। मांझी जी जब पापा अस्पताल में थे, मांझी जी का फोन आया था, सारी जानकारी मैंने उनको दी थी। और बताएं मांझी जी कि क्या मैंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बल्कि मैं उस दिन भावुक भी बहुत था फोन पर। क्या मांझी जी दिल्ली आए उनसे कभी मिलने के लिए? क्योंकि ये उस वक्त की बात है, उसके बाद भी पापा कम से कम हफ्ता 10 दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसके बाद भी पापा हफ्ता 10 दिन कम से कम अस्पताल में थे, जीवित थे। उस दौरान क्या किया मांझी जी ने? और आज इस तरीके से बात कर रहे हैं। इतनी चिंता उस वक्त क्यों नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है उसके ऊपर सब राजनीति करने को तैयार है। जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कोई आया उस वक्त? बिहार में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसमें अब रामविलास पासवान का मुद्दा भी शामिल हो गया है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री इस लेटर का संज्ञान लेकर जांच के आदेश देते हैं या इसको सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की सियासत करार देते हैं। जनतंत्र टीवी के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट। तो कल बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 94 विधानसभा सीटों पर सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अपनी तरफ से सभी पक्ष हो या विपक्ष हो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजीव सहाय आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय यादव हमारे साथ हम के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता पटना से अवनीश जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। आज सभी तरह के चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं, सभी तरह की तैयारी जो दूसरे चरण के लिए की जा रही थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। कल मतदान होना है, कल ईवीएम में सभी उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी। तमाम दावे किए जा रहे हैं, हर पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि कल वो दावे खरे उतरेंगे? क्या बिहार के लोगों पर वो दावे जो दिल कर अंदर तक जाकर फिर वो वोट करेंगे उसके लिए? जी, कल के चुनाव के लिए जो मतदान है उस पर मैं कहना चाहूंगा कि ये 94 सीट के 70 डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है जी। और इसमें अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पहले से हमारी पार्टी राजद ने 34 सीट जीती है, कांग्रेस ने 7 सीट जीती है और जदयू ने 30 सीट जीता है। ये मिला के पिछले 2015 में हम लोगों ने करीबन 70 सीट का जीत किया था। और मैं इस बात के लिए आपको दावे से कह सकता हूं कि इन सारी सीटों को हमारी महागठबंधन वापस लाने वाली है, जिसकी आंकड़ा कम से कम 70 से ऊपर होने वाली है। क्योंकि पिछले 5 साल में सिर्फ लॉलीपॉप दिया नीतीश जी ने और कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। और इस इलाके के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा दूं, ये जो इलाका है 17 जिला, ये बिहार का काफी पिछड़ा और काफी गरीब इलाका है जी। हमारे राज्य की, बिहार के राज्य की पर कैपिटा इनकम जो पर महीने है वो करीबन 3600 रुपए है। और इन सारे जो 17 जिले हैं इनकी पर कैपिटा इनकम मात्र 2500 रुपए है। इसके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया, गरीबी पूरी तरह से छाई हुई है। पुल पुलिया बना देने से इन लोगों का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि 80% आबादी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप सोचिए, उनको खाने का नहीं है, छत नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ये सारे बद से बदतर तब हो गया जब ये फ्लड आया और सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके ऊपर से पेंडेमिक कोविड आ गया। ये सारी चीजों की मार जो पड़ी है, ये सारे लोग बहुत ही बुरे हालत में है। और आने वाले कल की वोटिंग में ये पूरी तरह से अपने मन को सेटिस्फाई करेंगे सरकार के खिलाफ वोट देकर के। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी और महागठबंधन 70 से 75 सीट लाने वाली है जी। ठीक है, विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, अब आप एनडीए के हिस्सा हो चुके हैं,
लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी चल रही हैं। बिहार में जहां आतंकवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, वहां राम मंदिर से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, बिहार के रण में राम का नाम काम आएगा? बिहार हम लोग यहाँ बिहार में जो विकास हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है, विकास के नाम पर इंडिया गठबंधन वोट मांगे। आपको पता होना चाहिए कि बिहार ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पहले न पानी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने 22 घंटा में 24 घंटा में 22 घंटा गांव देहात सब जगह बिजली देने का काम किए। हर घर में नल जल की योजना, पानी शुद्ध पानी पीने के लिए नल लगाया गया। इतना ही नहीं, रोड और पुल पुलिया को बिछा दिया गया। आपको मालूम है कि बिहार के किसी भी कोने में आप रहेंगे 4 से 5 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे, फिर चले जाएंगे। एक देखने को मिलता है। आज पिछले 15 साल का पूर्व का इतिहास देखा जाए तो न पटना में रोड चलने के लिए था, न बिहार में रोड चलने के लिए था, न बिजली थी, न पानी थी। ये लोग कहते थे कि विकास करने से कहीं वोट मिलता है, लेकिन आज ये लोग को पता चल रहा है। देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि 15 साल पूर्व बिहार में एक अपहरण उद्योग था। माँ बहने घर से जब निकलती थी तिवारी जी, तो सही सलामत घर शाम में लौट आती, तो लगता है कि बहुत पुण्य का काम हुआ। तो इसलिए आज के युग में राम राज्य, अब माँ बहने रोड पर खुले ढंग से घूम रही है, आ रही है, जा रही है, काम कर रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल गलत। बिहार की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ये राज्य विकास पुरुष के हाथ से कहीं दूसरे जगह हम देते हैं। फिर 15 साल पूर्व का इतिहास यहाँ बिहार में पटना में देखने को मिलेगा। इसीलिए बिहार की जनता समझ चुकी है। और एक चीज मैं बतला देता हूँ कि मतदाता और जन्मदाता कहीं बदलता नहीं है। मतदाता अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि मुझे कहाँ वोट देना है। जन्मदाता जो भी हम लोग बाल बच्चा को पैदा करते तो हम लोग नजर रखते हैं कि मेरा बच्चा क्या करने वाला, कहाँ जाने वाला है। इसलिए न मतदाता को सिखाना, न जन्मदाता को सिखाना है। ये लोग कितना हल्ला कर ले, लेकिन मेरी सरकार 10 तारीख को घोषणा हो जाएगा और 200 कम से कम 230 सीट से हम लोग चुनाव बहुमत में आएंगे और नीतीश कुमार जी के पुनः सरकार बनेगी। जी, लेकिन विजय जी, जिस तरीके से अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा जाए, बीजेपी को देखा जाए, तो लगातार पीएम मोदी के द्वारा किए गए कामों को तारीफ कर रही है। लगातार जो आतंकवाद हो गया, पाकिस्तान का मुद्दा हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, यहाँ तो चुनाव बिहार का हो रहा है ना, तो नीतीश कुमार के कामों की गिनती करवानी चाहिए ना। लगातार क्यों देश की बात की जा रही है? लोकसभा चुनाव थोड़ी ना हो रहा है। ऐसा है तिवारी जी, ऐसा होना बिहार का चुनाव ये जो लोकतंत्र का महान पर्व है, देश ही नहीं विदेश तक ले लोग एक्टिव रहते हैं, जान जाते हैं, उत्सुक रहते हैं आगे जानने के लिए, आगे देखने के लिए। जी, बिहार का तो वो ये भी तो देखते हैं कितनी बेरोजगारी है, कितना पलायन है। देखिए, पलायन की जहाँ बात करते हैं तो नीतीश जी के रीजन में पलायन नहीं हुआ था। 15 साल पूर्व में लोग यहाँ से कोई काम धंधा नहीं था, यहाँ सिर्फ अपहरण उद्योग था। लोग डर से अदर स्टेट में चले गए थे, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते फिर बिहार में लोग शिफ्ट कर गए हैं, जी कर रहे हैं जी। और जहाँ तक मैं बता दूं कि इस पर पूरे देश का, विदेश का, सबका नजर है यहाँ इस बिहार के चुनाव पर। इससे पूरे इस चुनाव से, बिहार के चुनाव से ये भारत का चुनाव, देश का चुनाव निर्भर करता है। इसलिए हर लोग इंटरेस्टेड है और यहाँ विकास के नाम से जाना जाता है। बिहार हमेशा विकास के नाम से, विकास पुरुष के नाम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यही कह रहे हैं कि हमने आपके 15 साल सही ढंग से सेवा किया है, तो आपको वोट दे। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने हमारे सब बच्चियां थी वो पढ़ने कभी स्कूल में नहीं जाती थी, आज स्कूल में जाके देखिए बच्चियां स्कूल भरा हुआ है। उनको साइकिल पोशाक देने का भी काम किया गया है माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, और बच्चियां भी खुशी है, माँ बहने भी खुशी है। शराबबंदी को देखिए, शराबबंदी भी बंद इन्होंने करवाया। जो राज्य का वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद भी शराबबंदी करवाया, और उसके बाद देखिए हर जगह अमन चैन से है लोग। ठीक है, अमन चैन से पूछ लेते संजीव जी से। संजीव जी, बिहार के लोग अमन चैन से हैं?
पास सिर्फ प्रधानमंत्री की योजना को दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई की बात करते हैं, यहाँ सेशन 4-4 साल पीछे चलता है। अगर पढ़ाई की स्थिति अच्छी होती, 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है किसी चीज को बदलने के लिए। ये हमारे सरकार के 15 साल को लेके, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये सरकार के 15 साल को लेकर के ये बात शुरू करते हैं। पढ़ाई की स्थिति ये है कि आज भी बच्चे बिहार छोड़ के बाहर जाते हैं, अगर उनको शिक्षा चाहिए, चाहे वो कोटा जाए, दिल्ली जाए, पुणे जाए, बेंगलोर जाए। कमाई की स्थिति ये है कि पलायन आपसे छुपा नहीं हुआ है। सारे लोग आज, कम से कम आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के जितने लोग माइग्रेंट हैं, लेबरर्स हैं इंडिया में, 25% इसी इलाके से आता है। इन्होंने यही काम किया है कि धीरे 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 होगा। धीरे का मतलब है कि इनको अभी 25 साल और चाहिए। दवाई की स्थिति ये है कि अभी कोरोना आया क्या, लोग रोड पे मर रहे थे। पटना में ऐसी भयावह स्थिति थी रीतू जी की मैं आपको बता नहीं सकता। ये नवल जी से इनसे छुपा नहीं हुआ है सारी चीजें। सिंचाई की हालत ये है कि किसान त्राही माम कर रहा है। उसके पास सुखाड़ का इनके मुख्यमंत्री सिर्फ इसको स्पेशल स्टेट बनाने में लगे हुए हैं। ना कोई सुनवाई है, ना कोई कार्रवाई है। शराबबंदी की स्थिति ये थी कि एक अच्छी पहल इन्होंने शुरू तो जरूर की थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ये माइनस रहे। खुलेआम शराब बिहार में दिखता है, बल्कि इनकी माता बहनें जो है इस बार इनको सरकार से आउट करने वाली है, क्योंकि जो उनका पति और भाई जो आधा महीना का पैसा पीता था, आज वो पूरे पैसा डबल पैसे दे करके शराब पीता है। यही डेवलपमेंट इन लोगों ने किया है। खुलेआम पुलिस जो है शराब बिचवाती है। यंग लड़के लड़कियां जो करियर बनाने पटना में आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो कोरियर बन गए हैं। वो अपने बैग में शराब लेके लोगों को डिलीवरी कराते हैं। बताइए क्या ये एम्प्लॉयमेंट है, क्या ये तरक्की है? ये पूरे हिंदुस्तान पूरी करेंगे। और जहां तक हम पार्टी का सवाल है, हम पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। ये तो हमारे पास आए थे हमारे नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि वो बाढ़ और कोविड में बिजी थे, ये इतने जल्दी में थे कि ये इनको कोई उपाय नहीं मिला। ये फिर जाकर के नीतीश कुमार जी के पास गए और उनके गुणगान गाना शुरू कर दिए। तो मैं इनके बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, लेकिन जहां तक आपने सवाल किया था मैं उसका जवाब दे रहा था कि यही हालत है बिहार का। त्राही माम पूरे तरह से सिर्फ इन्हों के पास बिजली और पुल दिखाने का है। गरीब जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जिनके पास दवाई नहीं है, वो पुल पे चढ़ करके और लाइट जला करके क्या करेंगे? सब चीज जरूरी होता है, लेकिन सबसे पहले अन्न जरूरी होता है जो पेट में जाए। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। इस बार जवाब इनको आने वाले कल के वोटिंग में भी मिलेगा और 10 तारीख को पूरे रूप से 2/3 से जो है हमारी सरकार बनने वाली है। ठीक है संजीव जी, आपके सवालों का जवाब विजय जी से मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, कल दूसरे चरण का मतदान होना है, तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते रहे हैं। कल लगातार जनतंत्र टीवी पल पल की अपडेट भी देगा। अभी कुछ क्या देखने को मिल रही है तस्वीरें? सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी जी। वो 1 घंटा चुनाव आयोग ने बढ़ाया है। अमूमन इस बार का जो दूसरे चरण का जो चुनाव है वो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 94 सीटों पर चुनाव होना है और वैसे सीटों पर आरजेडी और बीजेपी की सीधी टक्कर है। इससे पहले जो चुनाव हुए प्रथम चरण में, उसमें लोजपा ने भी चुनाव लड़ा था कई सीटों पर, और लोजपा ने कहीं ना कहीं वोट जरूर उन्होंने लिया था। और स्थिति यह है कि एनडीए को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एनडीए को थोड़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं। लेकिन दूसरे चरण के जो चुनाव है उसमें कई सेक्टर, अब चुनाव में जिस तरह से लगातार लोगों के तमाम नेताओं के जो भाषण हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, तमाम लोग के जो बयान आ रहे हैं, भाषण आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल ये तो स्पष्ट है कि जो भी आज हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं, एक तो 15 साल उन्होंने भी शासन किया बिहार पर, और एक दूसरे जो है वो 15 साल जिन्होंने शासन किया उनके साथ है। तो सवाल दोनों एक दूसरे जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन जनता जवाब क्या देगी, क्योंकि सब कुछ जनता पर निर्भर करेगा। और जनता को जब वोटिंग करेगी तो वोट करने के समय क्या सोच के वो वोट करेगी, क्योंकि अमूमन नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो वोटर बोलता नहीं है। अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लगातार रैलियों में महिलाओं पर फोकस किया, जंगल राज पर फोकस किया, ये तमाम मुद्दे को उछाला, तो हमें लगता है कि महिला वोटर काफी निर्णायक है।
और आने वाले जब कल जब चुनाव होंगे तो महिला वोटर का रुख क्या रहेगा, ये निर्भर करेगा कि अगली सरकार किसकी होगी। क्योंकि अमूमन 2005 और 2010 का जो चुनाव हुआ, 2015 के भी चुनाव में जो महिला वोटर थी वो बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ थी और परिणाम सबके सामने है। इस बार भी जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और वीआईपी है और महागठबंधन में सीपीआई, माले, कांग्रेस और आरजेडी है। तो अमूमन जो ट्रेंड रहा है 2005, 2010, 2015 दो दल जो एक साथ रहते हैं तो उनकी सरकारें बनती है, लेकिन इस बार कुछ जो कह सकते हैं कि एजेंडा अलग है। ये जो वर्तमान सरकार है, जो चुनाव में एनडीए की सरकार है, वो विकास पर वोट मांग रही है और पिछले जो 15 साल की जो सरकार थी वो रोजगार पे वोट मांग रही है। अब जनता को निर्णय करना है कि जनता किसके साथ है, लेकिन कल का चुनाव काफी निर्णायक है बिहार के नई सरकार की गठन के लिए। और अमूमन जो ट्रेंड रहा है महिलाओं का रुख कैसा होगा, महिला वोट कहां करेंगी, जो युवा हैं वो वोट कैसे करेंगे, उनके वोट करने के समय क्या उनके पास एजेंडा रहेगा, किस एजेंडा को सोचकर वो वोट करेंगे। क्योंकि अमूमन बिहार में जो नए जो वोटर हैं उनकी तादाद काफी संख्या में ज्यादा है और रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा जरूर है, चाहे दल हो। चुनाव में देखने को मिल रहा है कि जात पात का मुद्दा नहीं है, रोजगार पे वोट मांगा जा रहा है, विकास के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। भले ही पाकिस्तान की एंट्री हो गई है फिर चुनाव में, योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का जिक्र किया, उसके बाद में जो है पुलवामा की घटना का जिक्र किया, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, लेकिन तमाम लोग विकास का एजेंडा जरूर जो है इख्तियार कर रहे हैं। चाहे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी जी हो, तमाम लोग विकास पर जरूर फोकस कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये काफी दिनों बाद ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि विकास के नाम पर तमाम लोग वोट मांग रहे हैं। लेकिन कल का वोट काफी निर्णायक है। कल का दिन बहुत ही निर्णायक है क्योंकि 15 साल बिहार की जनता ने दोनों को ही दिया है, 15-15 साल, और बिहार की जनता ने देखा है कि उनके लिए किसने काम किया है। विजय जी, बिहार की जनता ने आप दोनों को ही मौका दिया है। देखिए, बिहार की जनता हम लोग को मौका दिया, मौका आगे भी लोग देंगे। हम विकास के नाम पर जा रहे हैं, माँ बहनों के पास जा रहे हैं। देखिए, मेरा वोट सब साइलेंट वोट है, इनके वोट जो भी है आज भीड़ लगा रहे हैं, उग्र है। मैं कहता हूँ किसी के पास वोट है काहे तो वोट कटवा के रूप में खड़ा है। कहीं लोग का कोई लड़ाई है हम लोग से नहीं है। एनडीए गठबंधन फर्स्ट फेज में चुनाव अधिक मतों से जीत रहा है, सेकंड फेज में भी हम लोग सेकंड फेज मिलाकर तो सरकार बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये लोग चाहे चिराग पासवान हो, चाहे महागठबंधन के नेता लोग हो, ये लोग वोट कटवा के रूप में बिहार में है। मैं कहता हूँ कि इनके पास वोट कहाँ है, ये कूद रहे हैं यादव और मुसलमान के वोट पर। अरे भैया, पढ़े लिखे यादव ऐसे भी 20% के साथ कभी नहीं रहा। 10% यादव कोई वोट देने नहीं जाता है, मुसलमान का भी वोट 20% इधर उधर गिरा हुआ। ये लोग किस वोट पर अहम कर रहे हैं? भीड़ लगाने से, उग्र होने से कहीं वोट मिलता है। एमपी के चुनाव में भी बहुत भीड़ लगाए थे, लेकिन जब नीतीश कुमार जी का एनडीए गठबंधन का बक्सा खुला, ये लोग बक्सा बदल दिया गया, तो ईवीएम बदल दिया गया। इसलिए देखिए, हम लोग की अपनी वोट साइलेंट वोट है, कहीं उग्र नहीं है। और जहां तक बैठे हैं कर रहे हैं कि इन लोगों का कोई पूछने हम देखिए, मैं हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ने महागठबंधन में लालू जी के कहने पर बार बार विनती करने पर धर्म और धर्म की लड़ाई लड़ने गए थे। ठीक है, लेकिन वहां जाकर देखा गया कि सिर्फ अधर्म ही है, एक करप्शन से बड़ा है, परिवारों की पार्टी है। यहाँ गरीबों का इज्जत आबरू नहीं बचेगा, न मेरा इज्जत आबरू बचेगा। मान सम्मान को बेचने के लिए फिर से अपने घर में हम लोग चले आए और वहाँ धर्म की लड़ाई लड़ने लगे। लेकिन ये लोग कटवा के रूप में बिहार में सिमट जाएंगे। आने वाले समय 10 साल चल जाएगा। ठीक है, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन तो लगातार बात कर रहे हैं, कल बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। कल सभी उम्मीदवारों की ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, तमाम रैलियां की जा रही हैं। अब इस पूरी राजनीति में सवाल उठने लगा है, रामविलास पासवान की मौत पर राजनीति होने लगी है। हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट मौजूद है, संजीव सहाय आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, विजय यादव हम के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, और हमारे संवाददाता लगातार अवनीश हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आपके पास आऊंगी। लगातार हम की तरफ से जीतन राम मांझी ने बयान दिया है और रामविलास पासवान की मौत पर भी सवाल खड़े कर दिए है। क्या ये चुनाव के दौरान राजनीति करने की कोशिश की जा रही है?
विजय जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो विजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगातार जिस चर्चा पर हम कर रहे हैं कि किस तरीके से कल वोटिंग होनी है, तमाम जहां राजनीतिक पार्टियां अपने तमाम दावे कर रही है। संजीव जी हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी प्रवक्ता है। संजीव जी, लगातार विजय जी की तरफ से तमाम बातें कही गई कि विकास के नाम पर 15 साल हमने बहुत सारे काम किए। अगर उससे पहले 15 सालों का जिक्र किया जाए तो लालू की सरकार में कोई काम नहीं किया गया। आप भी तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। वर्ड है जहां बहुत तरह की चीजों को मिलके डेवलपमेंट होता है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, कमाई की बात हो, दवाई की बात हो, मेडिकल हो या एग्रीकल्चर हो। मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने किसी भी सब हेड में काम नहीं किया। उसका परिणाम ये निकला कि आज पढ़ाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, कमाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी के लिए बाहर जा रहे हैं। जो यहाँ अस्पताल में जाते हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। हमारे यहाँ सुखाड़ पूरी तरह से हावी है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसको स्पेशल स्टेट किया जाए ताकि इनको पैसे मिले। तो कहीं भी किसी भी फील्ड में इन लोगों को कहीं भी काम करने का इन लोगों का मौका नहीं मिला है। इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए इनके पास बोलने का ज्यादा कुछ है नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए जो वृद्धा पेंशन होता है जी, आज बिहार में सालों से मात्र 400 रुपए वृद्धा पेंशन दिया जाता है, जबकि आपको मैं बताऊं हरियाणा में 1800 रुपए दिए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में 2000 रुपए दिए जाते हैं। बताइए एक वृद्धा व्यक्ति 400 रुपए में क्या खाएगा, क्या पहनेगा और क्या परिवार को देगा जी। तो मैं इन सारी चीजों को देख करके मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हर फ्रंट पे विफल है। अब क्योंकि इलेक्शन आया है तो इन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को उतार के देश के सारी नीतियों को और सारी पॉलिसी को ये डाल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया और हमने ये किया, फलाना फलाना किया। उससे जनता उब चुकी है। जनता के पेट में रोटी चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि कल की वोटिंग से सारा इनको खुद पता चल जाएगा कि संजीव जी, लेकिन इस बीच अब स्थिति बद से बदतर होने वाली। संजीव जी, इसके साथ ही साथ कह सकता हूँ जी, संजीव जी के आप देखिए नीतीश जी रैली करने जा रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, जबकि मैं उनको एक समझदार माननीय मंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं और मैं इनको एक समझदार व्यक्ति समझता हूँ। लेकिन उनको हार की इतनी बौखलाहट है कि वो रूढ़ हो गए हैं, वो अनाप शनाप बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी जंगल के युवराज कह रहे हैं, उनको विकास की बात करनी चाहिए, उनको क्या बिहार सरकार ने किया उसकी बात करनी चाहिए। तो सारी बौखलाहट ये बता रही है कि आने वाले समय में इनके हाथ से सत्ता जा रही है और 10 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ हमारे युवा नेता गद्दी पे बैठने वाले हैं। इनको पूरी तरह से पता है, क्योंकि हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, इनकी लड़ाई जो है जनता से हो गई है। अब हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं और ये जनता से लड़ रहे हैं, तो जनता इनको जवाब देगी आने वाले 10 तारीख को। जी संजीव जी, इसके साथ ही साथ अब पूरा जो मुद्दा उठ गया है, अब रामविलास पासवान की मौत पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हम की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए, उनकी मौत को साजिश बताया गया, कई तरह की चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे? तो संजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश जुड़े। अवनीश, जहां कल मतदान होना है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार कर चुकी है। अब तीसरे चरण के लिए भी चुनाव हो रहा है, जहां कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अभी जो हाल ही में मुद्दा उठाया गया वो रामविलास पासवान की मौत का लेकर लगातार मुद्दा हम उठा रही है। बिल्कुल, देखिए रामविलास पासवान जी की मौत के बाद उनके टाइमिंग को लेकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम जी, उन्होंने इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया कि आखिर रामविलास पासवान जी की मृत्यु किस कारण से हुई, कब हुई, इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को पत्र भी पार्टी ने लिखा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये डिमांड भी कर रहे हैं कि आखिर रामविलास पासवान जी की मृत्यु कैसे हुई, इसकी टाइमिंग क्या थी, ये किसी को पता नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बार बार जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर है, नीतीश कुमार को बैकअप देने के लिए जीतन राम मांझी खुद फ्रंट फुट पे आगे खेल रहे हैं
और जीतन मांझी जिस तरह से चिराग पासवान पर हमला बोल रहे हैं, रामविलास पासवान जी के निधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनके टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और चिराग पासवान के फोटो शूट जो वायरल हुए थे वीडियो, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसी के पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र कैसे फोटो शूट करवा सकता है, उसका पुत्र जो है कैसे जो है वो भावुक नहीं हो पाता है, वो हसत के फोटो क्यों शूट करवा रहा है। तो ये तमाम टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए को जरूर ये लग रहा है कि जो महादलित वोट बैंक है, खासतौर से पासवान वोट जो है वो जरूर पहले चरण के चुनाव में एनडीए को कहीं ना कहीं कम वोट जो है वो कम मिलता दिख रहा था। इसी के कारण ये लगातार ये हमला जो है जीतन मांझी जी की तरफ से हो रही है। और प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं, आपको याद करा दें कि कई सीटों पर लोजपा ने वैसे लोगों को टिकट दिया जिनको जेडीयू ने टिकट नहीं दिया था, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, वैसे लोगों को टिकट दिया और वैसे लोग जरूर कुछ न कुछ नुकसान जरूर कर रहे हैं एनडीए का। और उसी का नतीजा है कि उसके बैकअप के लिए जीतन मांझी आ गया है। जीतन मांझी दलित नेता है और जिस तरह से लगातार टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है कि आखिर रामविलास पासवान जी की जब तबियत खराब थी हम उनसे मिलना चाहते थे लेकिन चिराग ने मिलने नहीं दिया, आखिर टाइमिंग को लेकर आखिर कब उनकी मृत्यु हुई थी, आखिर उनको बताया क्यों नहीं दिया। तो तमाम मामले हैं, देखिए ये तमाम राजनीतिक मसले हैं और चुनाव के पहले ये सब तमाम मामले उछाले जरूर जा रहे हैं, लेकिन एनडीए को जरूर हमें लगता है, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एनडीए को पासवान जाति का वोट जरूर कहीं ना कहीं प्रथम चरण के चुनाव में नुकसान जरूर हुआ है। उस नुकसान का जो है बैकअप करने के लिए तमाम बातें जरूर उठ रही हैं, लेकिन अब ये राजनीतिक मसला है, तमाम लोग अपनी अपनी तरफ से डिमांड करेंगे। कल जो द्वितीय चरण के चुनाव है उसमें ये फैक्टर कितना काम करेगा, क्योंकि चिराग पासवान ने तमाम जेडीयू के सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और बीजेपी के भी कई जो सीटिंग बीजेपी के भी जो कई सीटें हैं, चाहे राघोपुर हो जहाँ से तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वहां भी उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया है। आपको गोविंदगंज, पूर्वी चंपारण का गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र है और वहां बीजेपी चुनाव लड़ी है, वहां भी उन्होंने अपने सिटिंग जो एमएलए है उनको टिकट दिया। तो बीजेपी के साथ भी लोजपा फ्रेंडली फाइट करना चाहती है और जेडीयू से बराबर दूरी बनाए भी रहना चाहती है। तो हमें लगता है कि तमाम जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो रामविलास पासवान जी के मौत के टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव से पहले उठ रहे हैं, कितना फायदा किसको नुकसान होगा ये तो वक्त बताएं। ठीक है अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव साय जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो लगातार आप सबको कल का इंतजार है क्योंकि कल दूसरे चरण का मतदान है और कल 94 विधानसभा सीटों पर ये मतदान होना है और सभी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।